एक बड़ा प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है वेरिएबल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो चैप्टर वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो आप करने जा रहे हैं, वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ी सी पता होनी चाहिए, आपको ओवरहेड्स का चैप्टर पता होना चाहिए, आपको कॉस्ट शीट मालूम होनी चाहिए, आपको इनकम स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। बेटे अगर ये सब बातें पता है तो आप डांस करते करते ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो चुटकियों में कर लेंगे। बट अगर आपको नहीं पता तो टाइम लग सकता है। मैं भूपेश आनंद पूरी कोशिश करूंगा, बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप रजिस्टर ओपन कर लें, कमर सीधी करके बैठे बेटे, बिल्कुल झुक के बैठ के नहीं पढ़ना। दुश्मन पढ़े आपको झुक के, आपको पढ़ो। आप तो भूपेश आनंद के स्टूडेंट हो यार, इतनी एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता हूं, आप एनर्जी के साथ पढ़ोगे। आप लिखो जी, लिखो जी, लिखो इंट्रो ऑफ वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आज आप इंट्रो लिख रहे हैं, इंट्रो ऑफ वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बातें आज हम सीखेंगे। बड़ा मजा आने वाला बेटे। आज मैं इस चैप्टर से पहले, जैसे आप कोई सेंटेंस लिखने से पहले आपको वर्ड्स आने चाहिए, और वर्ड्स लिखने से पहले अल्फाबेट्स आने चाहिए। एप्पल वर्ड कैसे लिखोगे जब तक आपको ए पी एल ई अल्फाबेट्स नहीं पता होंगे, यू कैन नॉट राइट डाउन एप्पल। सिमिलरली यू कैन नॉट डू दिस टॉपिक अनलेस एंड अनटिल यू आर अवेयर ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं लोहा गर्म करूंगा। मैं इस चैप्टर की बातें नहीं करूंगा, लेकिन इस चैप्टर में जो चाहिए उसको थोड़ा सा आज बताऊंगा, प्यार प्यार से समझाऊंगा। और जैसे ही लोहा गर्म हो जाएगा मैं लेक्चर 2 में चोट मारनी शुरू कर दूंगा। और बेटे आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव नॉट डन ओवरहेड्स, अगर आपने मेरे ओवरहेड्स के यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखे तो आपका आज का लेक्चर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉस्ट के कंसेप्ट्स मेरे नहीं सीखे, जो मैंने इंट्रो कॉस्ट कंसेप्ट्स में कितने सारे लेक्चर्स में बताया था, कॉस्ट का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, पीरियड कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है। तो बेटे आज का लेक्चर अगर आप कर लेते हैं ना, तो वो जो सारी बातें आपने छोटे छोटे नहीं की, आज कर लेंगे। वैसे मैंने इन सभी के ऊपर अलग से एक एक कंसेप्ट, एक एक चैप्टर, एक एक लेक्चर प्रिपेयर किया है। बट मुझे लगा कि शायद आप में से बड़े सारे नए बच्चे होंगे, तो मुझे लगा चलो मैं रिवाइज ही करा देता हूँ। मेरी मेहनत है ना यार, मेरे आधे घंटे की मेहनत से अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव करते हैं तो मुझसे खुश नसीब इंसान कौन होगा। तो हेडिंग लिखनी है, हेडिंग लिखनी है। आप सभी लिख रहे हैं इंट्रो ऑफ वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेटे आज का ये जो चैप्टर है इसका नाम है वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इंट्रो ऑफ वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये मैंने मटका बना दिया जी। किसका बनाया जी? वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मैंने ये मटका प्रिपेयर किया। और इस मटके में से 4-5 बेसिक कंसेप्ट्स निकाल लिए जो आज के लेक्चर में मैंने बताने हैं। जो मैं आपको वर्ड्स, जो अल्फाबेट्स, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस और फिर एसे बनाना सिखा दूंगा। तो बेटे कहानी शुरू होगी वर्ड से। तो मैं ए फॉर एप्पल मैंने लिखा, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर 2 एप्पल। आई विल बी टेलिंग यू 3 or 4, 5, 6 very basic concepts, and no doubt you may be aware of those concepts, but still my dear friends, if you revise that, अगर आप वो मेरी बात को सुन लेते हैं तो कहते हैं ना पुरानी जो मिट्टी बड़ी है वो धुल जाती है, और आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जो लेक्चर नंबर 2 में मैं जो बताऊंगा बेटे, उस समय में मैं 303 की गोलियां मारनी शुरू करूंगा। कैसे? बड़ी बड़ी चीज़ें हाई फाई बताऊंगा। तो आप उसको कैच तभी कर सकते हो जब आज आपका स्टेमिना होगा। तो स्टेमिना के लिए आप सभी ने मटका प्रिपेयर करना है, और मटके से ए बी सी और डी निकालना है। बेटे ए है क्या? मैं भूपेश आनंद आपको बेसिक कंसेप्ट ए में ये बताऊंगा दैट व्हाट इज हाउ वी कैन क्लासिफाई द कॉस्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स इन द बेसिक इंट्रो लेक्चर्स, बट थोड़ा सा आज हल्का सा हम इसके ऊपर देखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ए में मैं आपको कॉस्ट के बारे में बताऊंगा, और बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे। वैसे वी हैव क्लासिफाइड सो मेनी इन डिफरेंट वेज द कॉस्ट।
बट आज जो मैं 2-3 क्लासिफिकेशन लूंगा वही वाली लूंगा विच आर वेरी रेलेवेंट फॉर वेरिएबल, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मैं सबसे पहली बात आपको आज के लेक्चर में ये बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, द सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। आई हैव ऑलरेडी गिवन इन हाफ एन आवर फॉर ईच ऑफ दीज कंसेप्ट्स। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की बातें करूंगा, उसके साथ प्रोडक्ट कॉस्ट की और पीरियड कॉस्ट की बातें करूंगा, और सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की बातें करूंगा। आप सभी मटका प्रिपेयर कर रहे हैं और इस मटके में आप लिख रहे हैं ए पॉइंट, बेसिक कंसेप्ट ए, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फिर आप क्या करेंगे बेटे, बी पॉइंट में बड़ी प्यारी सी, बिकॉज आप में से कुछ बच्चों ने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं किया, तो बेटे मार्जिनल कॉस्टिंग के अलग से लेक्चर्स हैं, बड़े प्यारे से लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। सपोज करते हैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पता, आप पहले वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हो, तो बेटे मुझे एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किस बला का नाम है? कंट्रीब्यूशन निकालते कैसे हैं? कंट्रीब्यूशन निकालते क्यों हैं? Why a management accountant is interested in calculating contribution? Why a management accountant wants to take a decision on the basis of contribution? Why for decision maker contribution is the most important criteria? सभी बातों के ऊपर पर्दा हटा दूंगा। आप बेसिक कंसेप्ट नंबर बी लिखें आज लेक्चर में जो मैं बताने जा रहा हूं। बेटे ये 4-5 बेसिक कंसेप्ट ही बताने, फिर हम तैयार हो जाएंगे वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए। और तीसरी बात जो बेटे आज के लेक्चर में मैंने बतानी है, हाँ मैं भूपेश आनंद आज, वैसे ओवरहेड्स इन केस यू हैव ऑलरेडी डन माय ओवरहेड लेक्चर्स, आपने अगर मेरे ओवरहेड्स के लेक्चर्स किए हो तो उसमें मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताया था, सर्विस डिपार्टमेंट बताया था, एलोकेशन की बातें की थी, अपोर्शनमेंट की बातें की थी, रीअपोर्शनमेंट की बातें की थी, और इतना सब करने के बाद मैंने कहा था you have to now calculate absorption, you have to absorb those overheads, and we have calculated absorption rates, मशीना रेट, लेबरा रेट, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट अकाउंट्स में हम कॉस्ट को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने से पहले। तो बेटे आपको पता होना चाहिए व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ पीरियड कॉस्ट, व्हाई फिक्स कॉस्ट इज बीइंग एब्जॉर्ब। बेटे मैं कभी कभी पीरियड कॉस्ट यूज कर दूंगा, कभी कभी फिक्स कॉस्ट यूज कर दूंगा, बात एक ही है। और दूसरी बात, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज अंडर एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज ओवर एब्जॉर्प्शन। बेटे इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, आपको पता है, मुझे पता है, आई नो दैट यू नो, बट स्टिल प्लीज राइट इट डाउन। आप लिखें, ज़्यादा चालाकी ना करें बेटे, समझदारी किस बात की यार, विद्या का धन मिल रहा है उसमें किस बात की चालाकी यार। Basic concept number D, I will tell you that how I can, as a management accountant, as a cost accountant, how I can prepare an income statement. एक ऐसी स्टेटमेंट जहां से हम इनकम कैलकुलेट करते हैं उसका नाम है इनकम स्टेटमेंट। तो बेटे ये 5-6 बातें मैंने आज के लेक्चर में बतानी है, तो मेरी कहानी स्टार्ट हो रही है। बेटे सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ए बताना है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का वैसे आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी इंट्रो लेक्चर्स लिए, बट स्टिल कॉस्ट का मतलब है खर्चा, कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंडिचर। इट मींस आप जो खर्चा कर रहे हैं, आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में या आपने उस सर्विस को रेंडर करने में जो भी खर्चा किया उसी का नाम है कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट को बेसिकली वी कैन क्लासिफाई बाय डिफरेंट वेज। मैं अगर एलिमेंट वाइज डिसाइड करूं कि आप इफ आई वांट टू डिवाइड दैट कॉस्ट इनटू एलिमेंट्स, तो बेटे मटेरियल एक एलिमेंट आएगा, लेबर एक एलिमेंट आएगा, एक्सपेंसेस एक एलिमेंट आएगा। अच्छा, मटेरियल के 2 पार्ट्स हैं जो मैंने बताया था इंट्रो लेक्चर्स में, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस के 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आपको पता है ये, आई नो दैट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दूं तो इसको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, और अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दूं तो ओवरहेड्स बोलते हैं। ओवरहेड्स फैक्ट्री में भी होते हैं, ओवरहेड्स ऑफिस में भी होते हैं, ओवरहेड्स सेलिंग डिपार्टमेंट में भी होते हैं। आराम से मेरे बेटे, भूल ना जाना, आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। मैंने सबसे पहले लिखा कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स खर्चा,
cost means expense, and I have divided into three categories. The first is material, second is labor, and the third is expense. So this is material, this is labor, and this is expense. If I see material, I can say material को हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट मटेरियल है. जब मैंने कराया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में मटेरियल कॉस्ट के लिए, आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ लीवाइस जीन्स. आज भी मैं वही एग्जांपल लूंगा और उससे आपको समझा दूंगा कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है. ठीक है जी. फिर मैंने लेबर की बात की थी और मैंने कहा था लेबर अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. एंड देन आई टॉट समथिंग अबाउट एक्सपेंसेस को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. बेटे आपको इसी तरह से फोटो बनानी है. आज हम वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में ऐसे कुछ ज्यादा नहीं करने वाले, लेकिन जो भी चीजें मैं यूज करूंगा ना वहां पर, उसकी आज आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क दे रहा हूं. तो पहला फ्रेमवर्क है, पहला कंसेप्ट, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट. आई सेड आई कैन क्लासिफाई कॉस्ट on the basis of element wise and on the basis of direct or indirect. When I add direct material, direct labor, direct expense, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट. देखो बेटे मैंने लिखा है प्राइम कॉस्ट. आप देखो बेटे मैंने लिखा है प्राइम कॉस्ट. देखो ना बेटे, देखो ना, दिस इज नेम्ड एज प्राइम कॉस्ट. जब आप डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जमा कर दोगे तो इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे. और जब आप इनडायरेक्ट मटेरियल को, इनडायरेक्ट लेबर को और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दोगे तो इसको क्या बोलते हैं बेटे? ओवरहेड्स. एंड ओवरहेड्स आर इन फैक्ट्री, इन ऑफिस एंड इन सेलिंग. But there are three departments I have already discussed: factory department, office department, selling department, warehouse department. और कैसे गुड्स ट्रांसफर होती हैं फैक्ट्री से ऑफिस में, ऑफिस से जाती हैं वेयरहाउस में. मैंने कॉस्ट शीट करते समय पूरी बड़ी सी पिक्चर बना के दिखाई थी और आपको लॉजिकली बातें समझ भी आई थी. मैं आपके सामने एक बात ये कहता हूं कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते क्या हैं. जिसकी सीधी मोहब्बत 2.5 अक्षर इनपुट के आउटपुट के साथ हो, इट मीन्स आई कैन डायरेक्टली रिलेट कि भाई ये चीज इस प्रोडक्ट में लगी है. इफ आई कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम दैट फिनिश प्रोडक्ट दैट ये फिनिश प्रोडक्ट, ये जो यूनिट है इस मटेरियल से बना है या इसमें ये खर्चा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं दैट इज नेम्ड एज डायरेक्ट मटेरियल. और डायरेक्ट लेबर की बात अभी करेंगे. आप लिखें जी खर्चा, कॉस्ट एंड खर्चे में मैंने लिखा वन इज डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट खर्चा एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट कॉस्ट. आराम से. उसके बाद मैं भूपेश आनंद यहां पे लिखा मैंने दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. जब आप यूनिट्स को इंक्रीज करते हो, ऐसा मटेरियल इंक्रीज करते हो, उससे आउटपुट भी बढ़ जाती है. जैसे जीन्स बना रहे हैं तो मैंने जीन्स का कपड़ा, क्लोथ बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ जीन्स बढ़ जाएंगी. बट अगर मैंने जिप बढ़ा दी, जिप ज्यादा दे दी, तो बेटे जिप तो एक ही लगनी है, उससे नंबर ऑफ जीन्स इंक्रीज नहीं होगी. जब बटन ज्यादा दे दिए तो नंबर ऑफ जीन्स इंक्रीज नहीं होगी. आप मेरी बात को समझ रहे हैं. मैंने कहा इफ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट देन दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज नेम्ड एज डायरेक्ट मटेरियल. एंड आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ जीन्स. यू नो, इन केस ऑफ लीवाइस जीन्स, व्हेन क्लॉथ इज बीइंग इशूड, more the cloth, more will be the number of jeans will be produced. More the rolls of thread, my more jeans will not be produced. More the zip or more the button, my number of jeans will not increase. It means there has to be a direct relationship between input and output. Input में और output में direct relationship होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि भाई ये direct material है. ठीक है सर. और अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है किस किस के बीच में, भाई जो आप चीज डाल रहे हैं, जैसे आप लेबर की बात करें, आप डायरेक्टली यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डायरेक्ट लेबर है.
बट अगर आप सुपरवाइजर हैं, आप डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बट जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं आप उनकी सुपरविजन कर रहे हो, आप सुपरवाइजर हो, तो आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप उस फिनिश आउटपुट से नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि आप इनडायरेक्ट हो। ये बात बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बताई थी, और बेटे याद है 3 कंडीशंस बताई थी आपको कि अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाते हैं, मटेरियल के केस में अगर आपने ध्यान रख लिया तो सेम वी विल बी यूजिंग फॉर लेबर एंड एक्सपेंसेस। इफ द 3 कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड, अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, इफ 3 कंडीशंस आर बीइंग सेटिस्फाइड फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल के लिए अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो मैं कहूंगा दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज नेम्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। कंडीशन नंबर 1, दैट शुड बी डायरेक्टली ट्रेसेबल। अगर आपका वो मटेरियल फिनिश आउटपुट से डायरेक्टली ट्रेसेबल है, जैसे आपने क्लॉथ दिया जीन्स को बनाने के लिए तो क्लॉथ कैन बी ट्रेसेबल, जिप दी, जिप कैन बी ट्रेसेबल, बटन दिया, बटन कैन बी ट्रेसेबल, थ्रेड दी, थ्रेड इज ऑल्सो ट्रेसेबल। तो पहली कंडीशन है, तीनों बेटे मैंने कहा तीनों। दूसरी कंडीशन, इट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स। वो जो आपने सामान दिया, वो जो मटेरियल दिया, वो मेन पार्ट है, वाइटल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है ऑफ दैट फिनिश गुड्स। एंड विद द इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ फिनिश गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विल, फिनिश गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज। तो मैं बेटे ये कहता हूं कि आप उन कंडीशंस को हम बोलेंगे if all these 3 conditions are being fulfilled, I will say it is a direct material। लिखना है लिख लें बेटे। वैसे तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल में ये तीनों कंडीशन वहाँ पे बताई थी। जैसे मैंने कहा जी जीन्स के केस में क्लॉथ मैंने इशू किया तो क्लॉथ डायरेक्टली ट्रेसेबल है, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट एंड इट इंक्रीजेज द आउटपुट। तो मैंने कंडीशन नंबर 1, 2, 3 तीनों फुलफिल कर दी। थ्रेड, अगर आप थ्रेड को देखें तो इट इज़ नॉट, पहली कंडीशन है इट इज़ नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल। कई बार ऐसा थ्रेड भी होता है जो ट्रेसेबल नहीं है। इट इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट एंड इट डज नॉट इंक्रीज। ऐसा थोड़ी कि आप थ्रेड को ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ जीन्स बन जाएंगी, नहीं बेटे। तो थ्रेड इज नॉट अ डायरेक्ट मटेरियल, थ्रेड इज इनडायरेक्ट मटेरियल। जिप इज, इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट, बट बाय नंबर ऑफ इंक्रीज इन जिप्स अगर आप इशू कर दें तो माई फिनिश प्रोडक्ट विल इंक्रीज, ऐसा नहीं है। इट मीन्स जिप इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट मटेरियल, बटन इज ऑल्सो अ इनडायरेक्ट मटेरियल। आई थिंक आप थोड़ा सा मोटा मोटी समझ चुके हैं जो मैंने कहा जी आपको करना है वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की, उसने कहा पता नहीं ये शायद दोबारा से क्या करा रहा मास्टर। बेटे मैं वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही करा रहा हूँ, मैं लोहे को गर्म कर रहा हूँ, मैं अभी आपको वो बातें बता रहा हूँ जो आपको ज़रूरी है लेक्चर नंबर 2 में, अदरवाइज आप लेक्चर नंबर 2 बिल्कुल बंद कर दोगे। तो बेटे लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको इस समय बेसिक कंसेप्ट ए बता रहा हूँ, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा है, वुडन टेबल, लकड़ी वाला टेबल। अगर हम लकड़ी इंक्रीज कर दें तो नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ जाएंगे। अच्छा, फेविकॉल इंक्रीज करें तो क्या नंबर ऑफ टेबल्स बढ़ जाएंगे क्योंकि फेविकॉल भी लगा है? नहीं। तो फेविकॉल इज इनडायरेक्ट मटेरियल, वुड इज डायरेक्ट मटेरियल। एंड नेल्स मतलब उसमें जो कील लगती हैं बेटे, ऑल द 3 कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड। तीनों कंडीशंस अगर पूरी होंगी तभी आप कह सकते हैं दैट इट इज डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इनडायरेक्ट लेबर मैंने अभी बताया जी, दैट टाइप ऑफ लेबर विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से सीधी रिलेट करे, और जो प्रोडक्शन से सीधी रिलेट ना करे उसको इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। देखिए जी, 2 तरह की लेबर होती है। ह्यूमन एफर्ट, व्हेन आई से लेबर इट मीन्स इट इज अ ह्यूमन एफर्ट। इफ यू आर डायरेक्टली रिलेटिंग, अगर आप वर्कर और आप ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो, तो आपको हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर है जो वेजेस दे रहे हैं। बट आप डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो, आप सुपरवाइजर हो, आप मशीन को क्लीन करने के लिए हो, आप डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं कर रहे,
then I will say that is named as indirect labor. आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस अगेन कैन बी ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेचर. अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो आप डायरेक्टली एक यूनिट के साथ असाइन कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. जैसे रॉयल्टी, मैंने एग्जांपल दिया था एट दैट टाइम कि रेनॉल्ड पेन है और आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं, तो बेटे रॉयल्टी पेमेंट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस. बट ज़्यादातर हमने देखा है एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट इन नेचर. जैसे आप रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, है ना, ऑल दीज आर इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर को ऐड कर दें और एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो बेटे ओवरहेड्स बनते हैं. ओवरहेड्स का मतलब है जो हेड के ऊपर से निकल जाए. अच्छा, ओवरहेड कैन बी अगेन इन द फैक्ट्री डिपार्टमेंट, इन द ऑफिस डिपार्टमेंट एंड इन द सेलिंग डिपार्टमेंट. सो फैक्ट्री डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड्स होते हैं दे आर वेरिएबल इन नेचर एंड फिक्स्ड इन नेचर. अच्छा, ऑफिस डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड्स होते हैं दे आर वेरिएबल इन नेचर, दे आर फिक्स्ड इन नेचर. अच्छा, सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड्स होते हैं दे आर वेरिएबल इन नेचर एंड दे आर फिक्स्ड इन नेचर. अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड. इसी कंसेप्ट में आपको मैंने एक बात और बतानी है कि वेरिएबल और फिक्स क्या होता है. बट अभी एक खाली, क्योंकि अभी हम लिख रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, तो बेटे आप अगर बना लेंगे तो आगे आपकी मर्जी है भाई साहब, नहीं बनाएंगे तो अपना नुकसान है. मेरा तो कुछ नहीं भाई साहब, मैंने तो जो करना था कर लिया. करना अब आपने, मेहनत आपने करनी है भाई साहब. मैंने कहा ओवरहेड्स का मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. इन तीनों को ऐड कर दें तो इसको बोलते हैं ओवरहेड्स. ओवरहेड्स की 3 ब्रांचेस होती हैं. एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरी ऑफिस ओवरहेड्स और तीसरी सेलिंग एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स. आराम से बेटे. बेटे देर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स बिकॉज देर आर 3 डिपार्टमेंट्स. सो एनी इनडायरेक्ट मटेरियल, एनी इनडायरेक्ट लेबर. जैसे फैक्ट्री का रेंट है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ऑफिस का रेंट है तो ऑफिस ओवरहेड हो गया, वेयर हाउस का रेंट है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं. नाउ दोज ओवरहेड्स हैव 2 नेचर्स. अभी बताना है, वैसे मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया हुआ है भाई. वेरिएबल इन नेचर, फिक्स्ड इन नेचर, वेरिएबल इन नेचर, फिक्स्ड इन नेचर, वेरिएबल इन नेचर, फिक्स्ड इन नेचर. बेटे इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है? वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो आप समझ रहे हैं, मैं धीरे 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 आपको उसी पॉइंट पे लेकर आ रहा हूँ. जाना कुतुब मीनार है, मैं धीरे धीरे घुमाता घुमाता कुतुब मीनार के बीच में बातें करनी शुरू कर दूंगा. बिकॉज आई हैव टू टेल यू दैट व्हाट आई मीन बाय वेरिएबल कॉस्टिंग. और उसके लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट का पता होना जरूरी है, आपको फिक्स कॉस्ट का पता होना जरूरी है, और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है प्रोडक्ट कॉस्ट का पता होना जरूरी है, और फिक्स का मतलब है पीरियड कॉस्ट का पता होना जरूरी है. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप सभी पहले ऊपर लिखेंगे ओवरहेड्स. ओवरहेड्स की 3 ब्रांच, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग. फैक्ट्री की 2, ऑफिस की 2, मार्केटिंग की 2. अब वैसे आपको मैंने बताना है वेरिएबल और फैक्ट्री फिक्स होते क्या हैं. बट वेरिएबल का एग्जांपल मैंने लिखा है फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड फैक्ट्री रेंट. फैक्ट्री रेंट इज फिक्स्ड, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल इज वेरिएबल एंड बोथ आर ओवरहेड्स. इसी तरह से ऑफिस का रेंट फिक्स्ड, बट ऑफिस में एक मैनेजर बैठा है और उस मैनेजर को हम कमीशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो बेटे दैट इज वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड्स. Similarly, we can have, management salary, that is fixed office overheads. Similarly, we can have salesman salary, that is fixed selling overheads. And similarly, we can have delivery van expenses, that is variable selling overheads. ये सब बताया हुआ है. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग की खिड़कियाँ थोड़ी सी खुल जाएं और मैं आपको कुछ हल्का हल्का बताना शुरू कर दूँ. बेटे मैं पहले कंसेप्ट के आखिरी पड़ाव पे आ गया. बेसिक कंसेप्ट ए था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. मैंने आपको अभी तक डायरेक्ट कॉस्ट बता दी, इनडायरेक्ट कॉस्ट बता दी, ओवरहेड्स बता दिए, थोड़ा सा आपको मैंने आपको उसके बाद उनके नेचर्स बता दिए. लेकिन अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट. तो आपको थोड़ा सा बताना है बेटे फिक्स का मतलब क्या है. फिक्स का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने से या प्रोडक्शन के घटने से ना तो बढ़ेगी ना कम होगी. मैं फिर रिपीट करता हूं, द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड
इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के बढ़ने से या प्रोडक्शन के घटने से ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी। वो कहती है मैं तो फिक्स रहूंगी। जैसे आप रेंट पे करते हैं एक फैक्ट्री का, आप कुछ प्रोड्यूस करो या ना करो, बेटा रेंट तो देना ही है। आपने हमारे से लेक्चर्स बाय कर लिए, आप देखो या ना देखो, इट मीन्स द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स। एंड इफ आई ड्रॉ ग्राफिकली, बेटे बिल्कुल एक पैरेलल लाइन आएगी। एक्स एक्सेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूँ, वाई एक्सेस में डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूँ। तो मैंने हिंदी में लिखा है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको बेटे, लिखोगे ना तो अपनापन सा दिखेगा। लिखो ना यार, कमर सीधी करो ना, झुक के क्यों हो गए यार, थोड़ी थोड़ी देर बाद झुक जाते हो। लिखो, जो कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने से नहीं बढ़ती, जो कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने से नहीं बढ़ती और आउटपुट के घटने से नहीं घटती। बड़ी प्यार से हिंदी के वर्ड्स लिखें कि आपके दिल को छू जाएं। ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के बढ़ने से नहीं बढ़ती और आउटपुट के कम होने से नहीं घटती, इस कॉस्ट का नाम है फिक्स कॉस्ट। और बेटे मैंने ग्राफिकली इसको इस तरह से बनाया, एक्स एक्सिस में मैं हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूं और y एक्सिस में हमेशा मैं डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूं। यूनिट्स प्रोड्यूस मेरे हाथ में इंडिपेंडेंट, उसकी वजह से कॉस्ट रेंट बढ़ेगा नहीं। चाहे मैं 0 यूनिट्स बनाऊं, चाहे मैं 1 बनाऊं, चाहे मैं 10 बनाऊं, चाहे मैं 100 बनाऊं, माय फैक्ट्री रेंट विल रिमेन सेम। सो आई विल से द कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड, which does not change with the production, that is named as fixed cost। बेटे हम चैप्टर कर रहे हैं ना वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट है क्या। अब मैं कहता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो कॉस्ट, जैसे मैंने अभी क्लोथ का एग्जांपल दिया था कि आप क्लोथ का बढ़ाएंगे तो जीन्स बढ़ जाएंगी। अच्छा, जीन्स ज़्यादा बढ़ानी है तो क्लोथ का एक्सपेंस बढ़ेगा। इट मीन्स द कॉस्ट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, जो कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन से सीधी सीधी आंख मटक्का है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आलिया भट्ट का रणबीर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आलिया आंखें झपकाती है, रणबीर को समझ आए थे आलिया क्या कहना चाहती है। इट मीन्स दैट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। तो मैंने क्या लिखा बेटे, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट में क्या लिखा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। इट इज नेम्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी, जैसे जैसे माय आउटपुट विल इंक्रीज, my cost will also increase, and if I draw it graphically, it will be a 45-degree angle. So this is variable cost. Examples of variable cost क्या क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट ही हैं बेटे। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। आइए मैंने शायद एग्जाम्पल थोड़े से फिक्स के नहीं बताए, आपको पता था फिर भी मैंने छोड़ दिया। फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो अ पीरियड कॉस्ट। बेटे फिक्स कॉस्ट का एक दूसरा नाम है पीरियड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम है प्रोडक्ट कॉस्ट। तो धीरे धीरे मैं, आप देखिए, वेरिएबल कॉस्ट की जगह अब मैं आने वाले लेक्चर में प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करूंगा। और जब मैं प्रोडक्ट कॉस्ट बोलूं तो आप समझ आना वेरिएबल कॉस्ट की बात ही कर रहा हूं, और जब मैं बोलूंगा पीरियड कॉस्ट तो आप समझ आना फिक्स कॉस्ट की बातें कर रहा हूं। ठीक है जी। तो आइए फिक्स्ड कैन बी in the factory, so those are named as fixed factory overheads। अच्छा, पीरियड कॉस्ट जो है ना, पीरियड कॉस्ट फैक्ट्री में भी हो सकती है, ऑफिस में तो होती है, सेलिंग में भी होती है, बट फैक्ट्री में प्रोडक्ट कॉस्ट भी होती है और पीरियड कॉस्ट भी होती है। मतलब फैक्ट्री में वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है, बट ऑफिस में खाली फिक्स्ड ही होती है और सेलिंग में भी फिक्स्ड ही होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ज़्यादातर वेरिएबल हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादा कंपोनेंट फिक्स का पाया जाता है। तो मैंने लिखा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड्स, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स। और उसके बाद आपने ये बना ही लिया है। और बेटे मैं एक छोटी सी बात और समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से, सो दैट आप यू कैन गेट ए आइडिया और फ्लेवर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। आप देखो बेटे, मैंने लिखा यूनिट्स 0 है, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है। 0, 1, 10, 100, 1000। मान लेते हैं एक यूनिट को बनाने में 10 रुपये लगे, मान लेते हैं
एक यूनिट को बनाने में 10 रुपये लगे, ठीक है जी। तो आप बताइए, एक यूनिट को बनाने में 10 रुपये लगे, अगर मैंने यूनिट्स बनाए नहीं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 आ गई। एक यूनिट को बनाने में 10 रुपये लगे, 10 बनाए तो 100 रुपये लगे, 100 बनाए तो 1000 रुपये लगे, 1000 बनाए तो 10,000 रुपये लगे, आराम से बेटे। अच्छा, अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखें, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही तो बनाई, इट मीन्स दैट कॉस्ट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन इज नेम्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरह से मान के चलते हैं कि रेंट आप पे कर रहे हैं 10,000 रुपये का। अच्छा, आप नहीं बनाए तब भी 10,000 देने पड़ेंगे, एक यूनिट बनाए तब भी 10,000, 10 बनाए तब भी 10,000, 100 बनाए तब भी 10,000, 1,000 बनाए तब भी 10,000। इट मीन्स द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी with production, it is named as fixed cost, but now we will say it as a period cost, and the cost which varies, I will say it is a product cost. I think आप बात समझ पा रहे हैं, प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट का डिफरेंस समझ पा रहे हैं बेटे। बेसिक कंसेप्ट ए खत्म कर दिया मैंने, सर खत्म। हाँ बेटे, अभी हम लेक्चर 1 कर रहे हैं बेटे। चैप्टर का नाम है वेरिएबल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब वो चैप्टर थोड़ा सा हटके है, तो आपको मैं पहले तैयार कर रहा हूँ। जैसे आप कहीं शादी में जाते हैं तो बेटे ऐसे थोड़ी नॉर्मल कपड़े पहन के चले जाते हो, पहले तैयार होते हो, हाथ मुंह धोते हो, उसके बाद आप हल्की सी क्रीम लगाते हो, थोड़े से कपड़े भी अच्छे पहनते हो, थोड़ा परफ्यूम लगाते हो, तभी तो जाते हो। इसीलिए मैं वेरिएबल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करने से पहले आपको पहले सजा रहा हूँ, संवार रहा हूँ, फेयर एंड हैंडसम लगा रहा हूँ, फेयर एंड लवली लगा रहा हूँ, थोड़े अंडर आर्म्स में परफ्यूम लगा रहा हूँ कि आप वहाँ पर जाकर महकें, गुलाब जैसे महकें और दुनिया आपको देखे। तो बेटे उसके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट ए में बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताई है, आप इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइड करके देखें। मैं आ गया जी बेसिक कंसेप्ट नंबर बी, एक ऐसा कंसेप्ट जिस कंसेप्ट के ऊपर पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग डिपेंडेंट है। पूरी, जैसे लिखा होता ना, ये घटना सत्य घटनाओं पे आधारित है। मैं कहता हूं मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन पे आधारित है। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अगर नाम चेंज करना हो तो मैं तो कंट्रीब्यूशन भी रख सकता हूं उस चैप्टर का नाम। बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कंट्रीब्यूशन, and I will be using in lecture number 2 the concept of contribution in variable costing. So you should know what I mean by basic logic of contribution. अच्छा, अभी मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का नाम मतलब हम प्रोडक्ट कॉस्ट बोल देंगे, और फिक्स कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब है जो साल के आखिरी में हम डेबिट करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है जो हम जैसे जैसे इनकर करते जाते हैं वैसे वैसे हम डेबिट करते जाते हैं। I debit the cost at the same interval that is named as product cost. For example, material cost, labor, expenses, variable fixed overheads, variable office overheads. बेटे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉस्ट आप उसी समय इनकर करते हो उसको प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं, और जो पीरियड के बाद करते हो उसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। तो आप एक बड़ी हेडिंग अच्छी सी लिख दो बेटे, बड़ा प्यारा सा मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन। आता है तब भी लिखो, नहीं आता तो लिखना ही चाहिए बेटे। आता है तब भी लिखो और नहीं आता तो लिखना ही चाहिए। मैंने कहा द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग। मैंने लिखा जी वेरिएबल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग लॉजिक इज डिपेंडेंट अपॉन, पूरे चैप्टर का लॉजिक इज डिपेंडेंट अपॉन कंट्रीब्यूशन। पूरे के पूरे चैप्टर का लॉजिक कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है बेटे। तो मैं आज आपको उसी कंसेप्ट से रूबरू करा रहा हूं, आपकी जान पहचान बढ़ा रहा हूं कि भाई कंट्रीब्यूशन कंसेप्ट है क्या। तो बी पॉइंट लिख रहे हैं जी, बी पॉइंट लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं, मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। आप सब समझदार हैं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप कमर सीधी करके बैठे हैं और आप लिख रहे हैं कि जो सेल्स वैल्यू है, आप किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं। मैं तो कहता हूँ ये पेन को बेचते हैं, इस पेन को हम 100 रुपये में बेचते हैं, तो जो सेल्स वैल्यू है उसमें से
मैं टोटल कॉस्ट कम कर दूं तो प्रॉफिट आता है। बच्चे को पता है बेटा, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास का मालूम है बच्चे को कि अगर मैं टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट कम कर दूं तो प्रॉफिट का नाम आएगा। रुकना रुकना रुकना, मैं अगर टोटल कॉस्ट लेस ना करूं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट खाली कम करूं, मतलब जो वेरिएबल फैक्ट्री में हुई, जो वेरिएबल ऑफिस में हुई और जो वेरिएबल सेलिंग में हुई, मैं खाली वेरिएबल कॉस्ट अगर कम करूं तो बेटा वो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। वो जो वैल्यू आएगी, इफ आई जस्ट डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स, उस वैल्यू का कुछ नाम तो होगा। अभी वो प्रॉफिट नहीं है, क्यों? क्योंकि उस वैल्यू में से अभी हमने बाकी कॉस्ट भी रिकवर करनी है। बाकी कौन सी? फिक्स्ड। बाकी कौन सी? पीरियड और फिक्स कॉस्ट अभी रिकवर होनी है। इसका मतलब ऐसी सेल्स की वैल्यू जिसमें से अभी फिक्स कॉस्ट रिकवर होना बाकी है, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। मैं लिख रहा हूं जी, सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू जब हम डिडक्ट सेल्स वैल्यू में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू डिडक्ट कर देते हैं, खाली वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू लेस कर देते हैं सेल्स में से, देन उस फिगर को हम प्रॉफिट तो कह ही नहीं सकते। देन द बैलेंसिंग फिगर इज नेम्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन। आई रिपीट, व्हेन आई डिडक्ट ओनली वेरिएबल कॉस्ट, whether variable is in factory, whether variable is in office, whether variable is in selling, कोई भी, हमने कहा अगर हम खाली वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें, कहां से? सेल्स में से, तो जो बच जाएगा उसका नाम प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी सारी कॉस्ट तो लेस की नहीं, क्योंकि अभी मुझे और भी कॉस्ट रिकवर करनी है। तो उसका एक नाम डाल दिया हम सब ने, क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो लिखें बेटे, द बैलेंसिंग फिगर इज नेम्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए, बेटे मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने डिटेल में बताया है। अभी क्योंकि मुझे वेरिएबल अब्जॉर्प्शन में यूज करना है कॉन्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, तो हल्की से ट्रेलर दे रहा हूं। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 100 रुपए का है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 80 रुपीज की है और फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट 10,000 है। तो इस केस में अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट, अगर मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना होगा तो मैं कैसे करूंगा? सेल्स 100 रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपीज का है, कॉन्ट्रीब्यूशन 20 रुपए का है। इसका मतलब अभी इसमें से मुझे फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है। वो रिकवर करने के बाद अगर कुछ बचेगा और वो पॉजिटिव आएगा तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं, और अगर माइनस आएगा तो उसको लॉस बोलते हैं। आराम से बेटे, if I just deduct variable cost from sales, then the balancing figure is not named as profit, my dear friends. And when I say, my friends, variable cost, I mean variable cost in factory, I mean variable cost in office, I mean variable cost in sales. कहीं पे भी, तीनों में, फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेल्स में, ठीक है जी। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी कंट्रीब्यूशन। अब उस कंट्रीब्यूशन से जब मैं फिक्स कॉस्ट लेस करूंगा तो बेटे जो फिगर आएगी उसका नाम है नेट प्रॉफिट। दैट इज नेम्ड एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मैं भूपेश आनंद बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आज आपके सामने रखूंगा और आप इंजॉय करेंगे बेटे। मैं नोट नंबर फर्स्ट में आ गया, कंट्रीब्यूशन इज नॉट प्रॉफिट। मैंने कहा जी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कैसे हो सकता है जबकि मैंने सारी कॉस्ट तो लेस की नहीं। रादर हमारे पास कितने पैसे बच गए टू कवर दैट फिक्स कॉस्ट, टू कंट्रीब्यूट दैट फिक्स कॉस्ट। हाउ मच इज द रिमेनिंग सेल्स रेवेन्यू वी आर लेफ्ट विद to cover that fixed cost, it is named as contribution.
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बड़ी प्यारी सी केस स्टडी लिखी आपको समझाने के लिए। आप इस केस स्टडी को लिखना चाहें लिख दें, नहीं लिखना चाहें मत लिखें। आप ध्यान से देखें। सेल्स प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये का, इसी एग्जाम्पल में 1 यूनिट बनाया, 2 यूनिट बनाए, 3 यूनिट बनाया। एक बनाया तो सेल प्राइस 100 रुपये, एक बनाया तो वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपये, एक बनाया तो कॉन्ट्रीब्यूशन 20 रुपये, फिक्स कॉस्ट 10,000। 2 यूनिट बनाए, सेल्स 200, वेरिएबल कॉस्ट 160, कॉन्ट्रीब्यूशन 40, फिक्स कॉस्ट 10,000। अच्छा मैंने बनाया 3, तो 300 रुपये की सेल्स, 240 की वेरिएबल कॉस्ट और फिर 60 रुपये की कॉन्ट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट 10,000। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की, खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, आपको बार बार बोलता हूँ आप झुक के मत बैठो, इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ कि मैं बताना ही चाहता हूँ द कॉस्ट विच रिमेन सेम दैट इज नेम्ड एज फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस। इफ आई डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स द डिफरेंस इज कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आएगा बेटे। तो ये मेरा कंसेप्ट नंबर बी था। अब मैं आ गया जी कंसेप्ट नंबर सी की तरफ। बेटे आज ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझ आएगा आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, या नहीं आएगा। बेटे आज की आपकी सिंसेरिटी, आज आपका क्लास में ध्यान से बैठ के पढ़ना और आज आपका क्लास में बातों को समझना, ये बता देगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं बेटे, सच सच कह रहा हूं, मैं अपनी पूरा हार्ड वर्क कर रहा हूं कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट ए में बताया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, बेसिक कंसेप्ट बी में बताया कंट्रीब्यूशन। बेटे ये छोटे छोटे फूल है, अपनी झोली में डाल लो क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मदद करेंगे। मैं अब तीसरा फूल आपकी झोली में डालने वाला हूँ, मोतिये का। बेटे उसका नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन ऑफ पीरियड कॉस्ट। आपको पता है कॉस्ट अकाउंट्स में और फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में जब खर्चा होता है हम तभी उसकी एंट्री पास करते हैं, हम पहले से कुछ सोचते नहीं। बिकॉज हमारा कंसेप्ट होता है वी वांट टू शो टू द एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल पीपल के लिए, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए उसको यूज कर रहे हैं। बट कॉस्ट अकाउंट्स इज फॉर इंटरनल पर्पस। मुकेश अंबानी को इंटरनली रिपोर्ट देनी है, अभी वो हादसा घटा नहीं, घटेगा, बट आप पहले ही सोच लेते हो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे कि इतने प्रोडक्शन करेंगे, इतने खर्चा होगा, 1 यूनिट में इतना कॉस्ट आएगी, ये मटेरियल होगा, ये लेबर होगी, ये ऐसे होगा, तो मोटा मोटी ये खर्चा आएगा। ये आप मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसे पहले ही अज्यूम कर लेते हो। यू अज्यूम इट इन द बिगिनिंग इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, क्योंकि आपको कॉस्ट पहले से ही निकालनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि आप कहेंगे जी पहले हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर लें फिर हम कस्टमर को बताएंगे कि कितने का बिकेगा, क्योंकि हमें कॉस्ट तभी पता चलेगी। बेटे कस्टमर तो दूसरे कंपटीटर के पास चला जाएगा। आपको सेलिंग प्राइस पहले से ही आईपॉड की, एप्पल कंप्यूटर्स वालों को पहले से ही बतानी पड़ेगी। डेल कंप्यूटर्स को अपने लैपटॉप की नई सीरीज की कॉस्ट पहले से ही बतानी पड़ेगी, अभी एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हुई। तो डेल कंप्यूटर्स या एप्पल कंप्यूटर्स या कोई भी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती होगी बेटे, उसको एस्टिमेट करने से पहले, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने से पहले एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करती है, रिकवरी रेट कैलकुलेट करती है, प्री डिटरमाइंड रेट कैलकुलेट करती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैंने आपको ओवरहेड्स में बताया था। अगर आपने मेरे ओवरहेड्स के लेक्चर्स अटेंड किए हो, नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, अभी लिखो फर्स्ट, ऊपर लिखो जी बेसिक कंसेप्ट नंबर सी, absorption of fixed cost in cost accounts. Basic concept number C, absorption of fixed cost in cost accounts. Basic concept number C, absorption of fixed cost in cost accounts. In cost accounts, product cost is estimated prior to actual production. In cost accounts, product cost is estimated prior to
एक्चुअल प्रोडक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है जी, बड़ी लॉजिकली लेके जा रहा हूं। मैंने कहा कॉस्ट अकाउंट्स में हम कॉस्ट को प्रोडक्शन होने से पहले, गांव बसने से पहले लुटेरे आ जाते हैं। ठीक है जी। अब आप पहले एस्टिमेट कैसे करेंगे? उसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि को मोटा मोटी खर्चा कितना आ जाएगा, कितने यूनिट्स बन जाएंगे, एक यूनिट पे रिकवरी रेट कितना आएगा, एक यूनिट पे प्री डिटरमाइंड रेट कितना आएगा, एक यूनिट पे एब्जॉर्प्शन रेट कितना आएगा। तो बी पॉइंट लिखें, इट इज बिकॉज ऑफ दिस देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ, because I have to estimate the cost in the beginning, because I have to tell to my customer in the beginning that this is the selling price, and for determining that selling price I should be aware of the total cost, and when I say total cost I should be aware of how much is the cost which I will be incurring, and there are so many costs which I have not incurred, but those are to be estimated in the beginning, that this will be the cost which I am going to incur, and this will be per unit cost, and this should be added, so this should be the cost। बेटे समझ आई? तो इसलिए एब्जॉर्प्शन रेट की महिमा आ गई। महिमा मीन्स इंपॉर्टेंस। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा दैट हाउ विद हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट, रिकवरी रेट, प्री डिटरमाइंड रेट, यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट इन द बिगिनिंग इवन। मैंने लिखा डायरेक्ट मटेरियल मान लेते हैं 10 रुपये एक यूनिट का खर्चा हो रहा है, डायरेक्ट लेबर 5 रुपये खर्चा हो रहा है, आपको बता चुका हूं मैं ये। मैंने माना कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, चाहे फैक्ट्री में, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं भी हो सकते हैं, मैंने माना कि 1 लाख रुपए के फिक्स्ड ओवरहेड्स हो जाएंगे। अभी हुए नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो महीने के बाद पता चलेगा ना। लेकिन मैं अब क्या 1 महीने इंतजार करूं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा फिर मैं एक यूनिट के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा फिर बताऊंगा कस्टमर को? नहीं, मैं पहले से ही अज्यूम कर लूंगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी आएगी। That is budgeted cost. So I have assumed that this is the period cost, this is the fixed cost, that is 1 लाख। और मैं 1 महीने में या 1 साल में 10,000 यूनिट्स बनाऊंगा। ये बेटे पहले से ही मुझे सोचना पड़ेगा। इसका मतलब आप बताइए 1 लाख रुपए का खर्चा 10,000 यूनिट पे आएगा, ये मैं सोच रहा हूं, तो 1 यूनिट पे 10 रुपए आएगा। ठीक है, अभी लिखेंगे, पहले लिख लो बेटे, क्वेश्चन लिख लो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको पूरा अब्जॉर्प्शन, पूरा अंडर अब्जॉर्प्शन, पूरा ओवर अब्जॉर्प्शन, लॉजिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग समझ आ जाएगा अगर आने वाले 2 मिनट ध्यान से बैठ गए, कमर सीधी करके बैठे। मैंने कहा डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपये पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर 5 रुपये पर यूनिट है, बजटेड फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए की है, बजटेड प्रोडक्शन 10,000 यूनिट की है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट 90,000 रुपए की है। मान लेते हैं एक्चुअली में आपने 90,000 रुपए खर्च किए, साल के आखिरी में आपको लगता था इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख का आ जाएगा, वो तो आप सोच रहे थे ना। आप जितने घंटे सोचते हो पढ़ने का उतने थोड़ी आते हैं, उतने थोड़ी पढ़ते हो। आपने पेपर दिया और पेपर में नंबर लगाए, उतने नंबर थोड़ी आ जाते हैं। बजटेड मतलब आपका फिक्शन है, एक्चुअल का मतलब फैक्ट है। देयर हैज टू बी डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। तो एक्चुअल ओवरहेड्स 90,000 हुए, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई? मैंने इसको 2 सिनेरियोज लिए बिकॉज मुझे आपको अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन बताना है। 8,000 यूनिट हुए और 13,000 यूनिट हुए। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट एंड फाइंड आउट अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। कसम होगी अगर आपने ये एग्जाम्पल ना लिखा, मैं बता रहा हूं आपको, आप फेल हो जाओगे अगर नहीं लिखा तो। मेरी बद्दुआएं लगेंगी आपको अगर आपने अभी ना लिखा तो। डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपए, डायरेक्ट लेबर 5 रुपए, बजटेड फिक्स ओवरहेड 1 लाख, बजटेड प्रोडक्शन 10,000, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 90,000, एक्चुअल प्रोडक्शन सिनेरियो 1 8,000, सिनेरियो 2 13,000। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट एंड फाइंड अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। बड़ा सिंपल है जी। मैं भूपेश आनंद अपनी होश में आपके सामने कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम पहले से ही एस्टिमेट कर देते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट कब बनाएंगे? T0 में, मतलब अभी एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई बेटे, उससे पहले ही बनाना पड़ेगा। अच्छा मटेरियल कॉस्ट तो मुझे पता ही 10 रुपए की है, अच्छा लेबर भी पता 5 रुपए की है, अच्छा फिक्स ओवरहेड्स नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? फिक्स ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन रेट निकालूंगा, बजटेड फिक्स कॉस्ट अपॉन बजटेड प्रोडक्शन। आराम से बेटे, बजटेड फिक्स कॉस्ट अपॉन बजटेड प्रोडक्शन
इतनी फिक्स कॉस्ट है, इतनी प्रोडक्शन है, इतने गोलियां थी, इतने आदमी थे, एक आदमी को कितनी गोलियां लगी, 10 रुपए पर यूनिट इज रिकवरी रेट कह दें, एब्जॉर्प्शन रेट कह दें, प्री डिटरमाइंड रेट कह दें। बेटे ये मैंने 10 रुपए इस तरह से निकाला है, इसको कहते हैं कॉस्टिंग। हम पहले से ही एस्टिमेट कर देते हैं कि हमारा खर्चा एक यूनिट को बनाने में 25 रुपए आएगा। अब हम प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कस्टमर को बता देते हैं। इट मीन्स ये काम हम पहले ही कर लेते हैं। अब रुकना 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 रुकना, बट एक्चुअली में प्रोडक्शन जब होती है तो वो 10,000 से ज़्यादा भी हो सकती है, 10,000 से कम भी हो सकती है। तो मैंने दो ऐसे सिनेरियोज लिए। मान लेते हैं प्रोडक्शन 8,000 यूनिट की है, हाँ जी 8,000 यूनिट की है, मान लेते हैं 8,000 यूनिट है। आपने एक्चुअल ओवरहेड्स 90,000 खर्च किए थे। ये रे ये रे ये रे बेटे, ये रे ये रे एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। ये फैक्ट था कि आपने इतने इनकर किए थे। ये तो फिक्शन था, ये आप सोच रहे थे। ये स्टार्टिंग में हुआ, ये T1 में हुआ, ये T0 में हुआ। आपने सोचा था ये कि प्यार तो होगा नहीं, प्यार हो गया। आइए तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन आपस में सेम ना हो तो बेटे ईदर इट विल बी अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेरिएबल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, जो लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बातें बताऊंगा। ठीक है जी। तो यहां देखिए मैंने क्या लिखा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स 8,000 यूनिट्स बने, एक रेट पे 10 रुपए सोचा था, 80,000 रुपए लगाए। इसको बोलते हैं रिकवर्ड ओवरहेड्स, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ओवरहेड्स, इसको बोलते हैं खर्चा निकालना। बट आपने खर्चा 80,000 नहीं किया, आपने खर्चा 90,000 किया, बट आप निकाल पाए 80, कम निकाल पाए। इसको बोलते हैं अंडर अब्जॉर्प्शन। आओ जी दिल से दिल लगाओ जी, आओ जी बेटे, दिस इज अंडर अब्जॉर्प्शन। मतलब आप उस खर्चे को कम एब्जॉर्ब कर पाए क्योंकि आपकी एक्चुअली में प्रोडक्शन कम हुई थी। बट मान लेते हैं कि आपने प्रोडक्शन 13,000 यूनिट्स किया, तो आपने 10 रुपए के हिसाब से 1,30,000 रुपए के ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कर दिए, बट खर्चा तो 90,000 ही हुआ। इसका मतलब आपने ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिए। इसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। तो बेटे वही लिखा है सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 में आ जाए ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर एब्जॉर्प्शन एक्चुअल प्रोडक्शन है बेटे 13 की, तो एब्जॉर्ब कितने हो गए 1,30,000, एक्चुअली 90। अब आप इसको रटे या कुछ भी करें, मैं तो लॉजिक समझा रहा हूं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे रट रहे होंगे, व्हेन दिस इज मोर देन दिस देन दिस विल बी दिस। कितना रटोगे, कितना याद करोगे, इतना तो बादाम ही नहीं खाए आपने यार। लॉजिक समझो, लॉजिकली बातें ज़्यादा अंदर तक जाएंगी, समझ आएंगी। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं ये लेक्चर 1 नहीं भी लेता, सीधा वेरिएबल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बाकी जैसे टीचर्स कराते हैं करा देता, हो जाता चैप्टर क्लोज। बेटे मेरा दिल मानता ही नहीं है, क्या करूं? तो in this case, I will say 40,000 rupees will be over absorption. So the point is, I want to tell you that what is the meaning of under absorption, what is the meaning of over absorption, how we can calculate it, how we can calculate actual production, how we can compare actual production with budgeted production, and what is the meaning of absorption of overheads, why there is a need of absorption of overheads, why there is a need of absorption of overheads in cost accounts. ठीक है जी, लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बस बेटे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे और फिर मैं देखूंगा कि आप डांस कर करके मेरी बातों को सीखते हैं या नहीं। लिखिए, लेकिन लास्ट है जी, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं पता है आपको? वैसे ही दे दिया है आपको, एक मेरा दिल है आप बनाओ। इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, हम कॉस्ट शीट को उल्टा कर रहे हैं, सेल्स पहले लिख रहे हैं, लेस यहां पर एक बात लिख लें, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी लिख लें, फिर मैं बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं। यहां पर जगह नहीं थी मेरे पास, लेस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, जब आप फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करते हैं तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, उसमें से एडमिन एक्सपेंसेस, चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो, वो लेस कर दीजिए। अच्छा, उसमें से सेलिंग
एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस चाहे वो वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो वो लेस कर दीजिए, फिर नेट इनकम आ जाएगी। आराम से बेटे, बेटे ए बेटे मैं कह रहा हूँ ना, आप बना लो बेटे, बड़ा अच्छा रहेगा। लेक्चर 2 में बड़ा सुख मिलेगा आपको। आप डांस करोगे, वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बच्चों को समझ नहीं आती, आप डांस कर करके क्वेश्चन कर डालोगे। लिखो ना, फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स सेल्स लेस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेरिएबल एंड फिक्स्ड, लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल एंड फिक्स्ड। बेटे लास्ट में आ जाता है नेट इनकम, और कुछ नहीं, बस एक छोटा सा नोट लिख लो। मैं नोट बड़ा प्यारा सा कहने चाह रहा हूं, ये जो आपने लिखा ना, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मींस कॉस्ट फॉर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, लिख कर छोड़ दो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। मैं आपके दिमाग में कीड़ा डालना चाहता हूं। मैंने लिखा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। बस बेटे आज इतना ही। एक गाना दिखाना है क्योंकि बहुत हैवी क्लास हो गई आज, बहुत कुछ लंबा बता दिया, तो सुन लीजिए गाना क्या है बेटे। बनाउनगी शमशीर कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, ये दिखला दे दुनिया को। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कर रहे हो करके दिखाओ, पूरी क्लास सीधी होकर बैठ के करो, हिम्मत करो। मैं कह रहा हूं मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करा दूंगा आपको। और बोलो, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।